पहले अलैंगिक जनन से संबंधित समस्त बातों को डिस्कस किया, पढ़ा। वेजिटेटिव जनन के बारे में यानी कायिक जनन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद टिश्यू कल्चर यानी एक नई तकनीकी है जिसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो अलग अलग वीडियोज के माध्यम से हम इन तीनों टॉपिक को पढ़ लिए। हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड। अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग जाकर के सीबीएसई बोर्ड की जो बायोलॉजी चल रही है उसे देख लें, क्योंकि दोनों बोर्ड में एक ही बुक चलाई जाती है जिसका नाम क्या होता है एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी की बुक अगर दोनों बोर्ड में चलाई जा रही तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलने वाला है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे एक लैंगिक जनन क्या होता है, टॉपिक आप देख पा रहे हैं लैंगिक जनन यहाँ पे लिखा गया है। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना आज, यानी दो टॉपिक हमारे पहले चैप्टर में दिया गया है जीवों के जनन में, और एक को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की ही एक विधियां होती हैं जिससे हम कायिक जनन कहते हैं। दूसरी विधि जो हमारे सामने है वह विधि कौन सी है, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के बारे में हम लोग एक एक करके समझें। उसके पहले कुछ कॉमन सी बातें कर लेते हैं जो आप लोग जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है कि युवावस्था किसे कहते हैं। युवावस्था का मतलब होता है कि जब कोई जीव पैदा होता है, तो चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो या कोई पक्षी हो, तो जब वो पैदा होते हैं तो पैदा होने के वक्त उनकी जो शारीरिक संरचना होती है नर और मादा दोनों की, वह लगभग समान होती है। दोनों किड्स होते हैं और दोनों की लगभग समान संरचना पाई जाती है। बस एक आर्गन का अंतर पाया जाता है जो बॉडी में मेल के और फीमेल के अलग अलग पाया जाता है। मनुष्य में जहां पे, जब अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जहां पे पुरुष में वृषण और वृषण कोष पाए जाते हैं, वहीं पे स्त्री में अंडाशय और अंडाशय की गुहाएं पाई जाती हैं। बाकी बॉडी को अगर देखा जाए, यानी कपड़े एक जैसे पहना दिए जाए, तो नर और मादा को डिफरेंस कर पाना बचपन में बहुत अंतर होता है, बहुत आसानी से आप अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं, युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो उन्हें देख करके दूर से ही बताया जा सकता है कि यह लड़का है और यह लड़की है। ऐसा आप जानते हैं, आप महसूस भी किए होंगे कि आपके जीवन में भी इस तरह के परिवर्तन आए होंगे, जो परिवर्तन अब आप युवावस्था में हैं, और आपके जीवन में भी इस प्रकार के परिवर्तन आए होंगे कि जब आप सेक्सुअली रूप से मैच्योर हो गए। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता तो उसे नर्स या दाई जो भी होती जहां पे पैदा होता उन्हें देखती हैं और आकर के कहती है मुबारक हो आपको, सिंगानिया साहब मुबारक हो आपको बेटा हुआ है। फिर आकर के कहती मुबारक हो आपके घर में लक्ष्मी का अवतार हुआ है। यानी अगर किसी के घर पैदा होता है बच्चा तो उसको कोई ऐसा आर्गन होता होगा जिसे देख करके ये बताया जा सकता है कि यह पुरुष है और यह स्त्री है। यानी पुरुष में पाया जाने वाला वह चिन्ह जिसे हम वृषण या वृषण कोष कहते हैं, टेस्टिस या कहते हैं, उसे ये बताता है। टेस्टिस और पेनिस को देख करके पता चल जाता है कि यह नर है, और मादा में उन्हीं आर्गन को देख करके ये पता चल जाता है, अंडाशय और ओवरी को देख करके ये पता चल जाता है कि यह मादा है। क्लियर? इन चीजों को, ये हमारे प्राइमरी सिम्टम होते हैं, प्राइमरी लैंगिक लक्षण होते हैं, या इन्हें प्राथमिक लैंगिक लक्षण कहते हैं, जिन्हें देख करके हमें बता सकते हैं कि यह पुरुष है या स्त्री। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ हमारी क्या आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि हमारा एक जीवन ऐसा शुरू होता है जिसे हम युवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जाकर के हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंज आते हैं। हार्मोन वह एक केमिकल तत्व होता है जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में निकल करके शरीर की कार्यकी को प्रभावित करता है। हार्मोन के बारे में, ग्लैंड के बारे में आपने क्लास 11th में भरपूर पढ़ा है। हमारे कितने ग्लैंड होते हैं, उनका काम क्या होता है, कैसे कैसे उसमें हार्मोन निकलते हैं, कैसे कैसे रेगुलेट होते हैं, सबके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा है। लेकिन फिर हम आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में जो ग्लैंड पाई जाते हैं उसमें से एक ग्लैंड होती है जो मस्तिष्क के पास पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है कि वो आपके शरीर के समस्त ग्रंथियों को रेगुलेट करता है, समस्त ग्रंथियों के कार्यभार को देखती है। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से उसी प्रकार से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे कमेंट करके कि गले के पास एक ग्लैंड पाई जाती है। 11th में आप पढ़े हैं तो आप बताएंगे कि आपके गले में एक ग्लैंड पाई जाती है, 2 ग्लैंड पाई जाती हैं। उनका काम क्या होता है, वो क्या कार्य करती है और उनका नाम क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है बताएंगे। वैसे अगर आप लेक्चर को पूरा सुनेंगे तो मैं खुद ही लास्ट तक इसको बता दूंगा आपको, इन दोनों को। उसके बाद आपके बॉडी में, नर में
एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम होता है टेस्टिस, और मादा में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम होता है ओवरी। ग्लैंड तो कई होती है, हमको जहां पढ़ना हम डायरेक्ट वहां आ गए। टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है। अब दोनों चीज को समझते हैं कि यहां सपोज करते हैं कि मेल है और ये रही फीमेल, ठीक, मेल और फीमेल, ये पुरुष है और ये स्त्री है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक हार्मोन निकलता है, जो इसका हार्मोन है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, और इसका जो हार्मोन है उसे कहते हैं क्या, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। अब टेस्टो हार्मोन कहां से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। कहां से निकलता है, टेस्टिस से। और प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं हमारे शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का जन्म होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का जन्म होता है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का जो पहला लक्षण आता है पुरुष में और स्त्री में, दोनों में हम लोग समझते हैं। तो जो पहला लक्षण होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण का, उसमें हमारे बॉडी का ये जो हिस्सा होता है इसे पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और नीचे का जहां से पैर का निर्माण होता है उसे पेल्विक गर्डल कहते हैं, ठीक है। अंश मेखला इसे श्रोण मेखला कहते हैं। तो इसे पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, नीचे पेल्विक गर्डल कहते हैं। यानी सीधे सीधे कहते हैं कि आर्मपिट पे जो आपकी कांख बनती है यहाँ पे, और नीचे पे जहां पे जेनाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं यानी जनन अंग पाए जाते हैं, दोनों जगहों पे बालों का उत्पन्न होना। और शरीर पे, मनुष्य की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष के शरीर पे यानी जो चेस्ट है, चेस्ट पे बालों का आ जाना, यह एक लक्षण होता है कि यह अब युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। साथ में उसके चेहरे पे दाढ़ी और मूंछ का आ जाना, यह एक लक्षण होता है कि अब ये युवा अवस्था की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले ये लक्षण नहीं पाए जाते थे। पुरुष की बात हो रही थी, पुरुष के शरीर में कांख में, जिसे आर्मपिट आप कहते हैं, और जेनाइटल ऑर्गन यानी जो शरीर के पेट के नीचे का ऑर्गन होता है, दोनों पैर के बीच में पाया जाता है, वहां पे दोनों जगहों पे बालों का उगना पाया जाता है। क्लियर। दूसरा, इनके दाढ़ी और मूंछ आने लगती हैं। यह लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षण का प्राइमरी लक्षण होता है। जबकि स्त्रियों में बालों का निर्माण तो होता है, कहां पे, दोनों जगहों पे, यानी आर्मपिट पे भी और जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर भी, यानी पेट के निचले हिस्से पे। लेकिन उनकी बॉडी में दाढ़ी मूंछ का आना नहीं होता, यानी दाढ़ी और मूंछ उनकी बॉडी में निर्माण दाढ़ी मूंछ का नहीं होता। साथ में जहां पे हमारी बॉडी में यानी नर में चेस्ट पे बाल आ जाते हैं, वहीं पे स्त्रियों में चेस्ट पे बाल नहीं आते, बल्कि चेस्ट ग्लैंड, जो छाती की ग्लैंड होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं और सिकुड़ करके मांसल भाग बना लेती हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, तो आप बताएंगे, मेमरी ग्लैंड का निर्माण होता है, दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। तो यह एक प्राइमरी लक्षण है जो नर और मादा दोनों के निर्माण के लिए भाग लेता है। बात करते हैं इसी में द्वितीयक के दूसरे लक्षण के बारे में। तो जो इस मेल है यानी टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन जाकर के अंडाशय को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, सॉरी, टेस्टोस्टेरॉन जाकर के वृषण को, जैसे आपके शरीर में जब आप देखेंगे आपके पैर में ऐसी एक संरचना पाई जाती है जिसे वृषण कोष कहते हैं, ठीक। अब इसी वृषण कोष के अंदर दो वृषण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो वृषण पाए जाते हैं, यानी इन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। इन्हीं टेस्टिस से यहाँ बीच में एक सट्टा पाया जाता है, सट्टा भाग, और इसको ऊपर जाकर के फिर इसी को ऊपर से लटकता हुआ आपका पेनिस पाया जाता है। क्लियर। इसी के ऊपर से लटकता हुआ आपका क्या पाया जाता है, पेनिस पाया जाता है। तो बात यहाँ आप कर रहे थे कि इन टेस्टिस को जाकर के स्टिमुलेट कर देते हैं। स्टिमुलेट मतलब कार्य करने के लिए एक्टिव कर देते हैं। इसके पहले ये कार्य नहीं करता था, जब ये जाकर के इसको एक्टिव करते हैं, हार्मोन निकलता, कहता भैया काम करो, काहे बैठे हो, तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं किसी भी चैनल पे, जब आप मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं या आपने क्लास में अपने स्कूल में किसी टीचर द्वारा बताए गए किसी थीम को समझते हैं, तो उस दिन आप जाकर के बहुत जल्दी टाइम टेबल बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिएगा, एक वीडियो है आपका कि अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। आज के बाद आप टाइम टेबल नहीं फाड़ेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे समझ में आने वाली हैं। तो कह रहे थे कि जो है, तब यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिस को एक्टिवेट करते, ये काम करो, क्यों बैठे हो,
तो टेस्टिस क्या काम करता है कि स्पर्म का निर्माण करना शुरू कर देता है, जिसे हिंदी में वीर्य कहते हैं। वीर्य का निर्माण होने लगता है। जब वीर्य का निर्माण होता है तो वीर्य वहां पे रुकना तो है नहीं, वो वीर्य शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो कि एक द्वितीयक लक्षण के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार जब मादा में जाएंगे तो मादा में क्या होगा, प्राइमरी हो चुका है। सेकेंडरी लक्षण क्या हो जाता है फीमेल में, फीमेल का जो द्वितीयक लक्षण आता है, यहाँ पे स्तन ग्रंथियों का विकास तो हो ही जाता है, साथ में ओवरी का विकास हो जाता है, यानी जिसे अंडाशय कहते हैं, अंडाशय का विकास होने लगता है और अंडाशय के अंदर ओवम का निर्माण होने लगता है। किसका? ओवम का निर्माण होने लगता है, अंडाणु कहते हैं, अंडाणु का निर्माण होने लगता है। जब अंडाणु का निर्माण होगा तो यह अंडाणु रुकेगा नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगी, उस टॉपिक का नाम है धर्म, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, पीरियड जिसे कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ओवम बनना शुरू होता है, ये ओवम मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए चला जाता है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। तो मासिक चक्र का स्टार्ट हो जाना, जो कि एक लक्षण होता है किसका, फीमेल में प्यूबर्टी के आने का, यानी कि युवावस्था आने का। दो पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं, नर की बात करें तो नर की जो आवाज होती है, जो वोकल कार्ड होता है, यहाँ पे वोकल कार्ड पाए जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि याद रखिएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आपकी दो ग्लैंड पाई जाती हैं। एक ग्लैंड कहते हैं थायराइड ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का काम होता है कि आयोडीन के सिक्रीशन में भाग लेती हैं, और आप सुनते हैं अक्सर प्रचार में आपने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, बुद्धि विकास होगा, आपके शरीर का विकास होगा, ठीक। तो आयोडीन युक्त नमक खाया करिए। किस कंपनी का खाया करिए, एक प्रचार मैं नहीं करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे बात हो रही थी तीसरा, कि यहाँ पे आपके वोकल कार्ड पाए जाते हैं, जहां से आपकी साउंड निकलती, आवाज निकलती। तो जो पुरुष होते हैं इनका वोकल कार्ड बढ़ जाता है, इनकी आवाज मोटी हो जाती है, लेकिन इसकी पिच बहुत कम होती है। पिच की मतलब क्या होती है, तारकता। तारकता जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, जब आप सरफेस टेंशन एंड पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे उसी में आपकी टॉपिक मिलेगी, जो है तारत्व मिलेगा, ठीक है। साउंड वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तारत्व आएगा, पिच। तो पिच आपका मतलब होता है कि आपकी तारत्व, यानी आपकी ध्वनि की वैल्यू कितनी देर तक टिकती है। जो पुरुष होता है उसकी ध्वनि की वैल्यू बहुत देर तक नहीं टिकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कौवा बोलता है, कौवा बहुत जल्दी से बोल करके चल चुप हो जाता है, तो उसकी आवाज बहुत देर तक नहीं गूंजती। लेकिन जब एक रेवा बोलता है, नीचे मिट्टी में पाया जाने वाला एक कीड़ा होता है, जब ची करता है तो उसकी आवाज बहुत देर तक सुनाई पड़ती है। उसे लाइटन की सीटी कहा जाता है, बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। इतना ची करता ना, वो लगता है कान में गूंज रहा हो, चुप हो जाता तब भी आपके कान में आवाज आती रहती है। उसी प्रकार जब आप अलार्म लगाते हैं तो आप सो के जग तो जाते हैं, लेकिन बाद में भी आपको लगता है कि अलार्म आपके कान में गूंज रहा है, क्योंकि उसकी पिच बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो इस पे हम आपको बताएंगे कि अलार्म लगा के क्यों नहीं सोना चाहिए, कभी हम आपको टाइम मिलेगी बताएंगे। अभी इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जो पुरुष का तारत होता है बहुत कम होता है, यानी आवाज निकली नहीं, खत्म, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन जो महिलाओं में होता है, आवाज तो पतली होती है, आवाज इनकी क्या होती है, बहुत पतली होती है। यहाँ वोकल कार्ड इनके फटे नहीं होते, आवाज बड़ी पतली होती है। लेकिन इनका जो तारत होता है वो तारत तो बहुत दूर तक रहता है। जैसे कि मच्छर भनभनाता है ना, मच्छर भनभनाता है तो बहुत देर तक गूंजता है, लेकिन शेर दहाड़ता है तो दहाड़ के चुप हो जाता है। तो ये शेर है, दहाड़ेंगे खत्म हो जाएगी इनकी वैल्यू, लेकिन इनकी जो आवाज है बहुत देर तक गूंजती रहती है। इनकी तरल तो होती है आवाज, लेकिन उसमें तारत्व की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी आवाज पतली होने के साथ तारत्व ज्यादा होता है। क्लियर? तो बात कर रहे थे यहाँ पे साउंड की हो गई। और उसके बाद फोर्थ, जो मेल होते हैं इनके बॉडी का विकास बहुत तेजी से होता है, मसल्स फटने लगती है, मसल्स का विकास होने लगता है, यानी जो ये ऊपर की कैविटीज हैं, ये मसल्स हैं, मसल्स तेजी से चौड़ी होने लगती हैं। आपने गाना भी सुना होगा, चौड़ी छाती वीरों की, सुंदर शक्लें हीरो की। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बॉडी का विकास, मसल्स का विकास बहुत तेजी से होता है। फीमेल में मसल्स का विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड का विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड का विकास तेजी से होता है, बाकी मसल्स का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। इसीलिए उनकी बॉडी सुडौल बन जाती है और इनकी ढोल बन जाती है। जो पुरुष होते हैं इनकी बॉडी क्या हो जाती है, अगर वो मेंटेन ना करें तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है, ढोल हो जाती है। जबकि महिलाओं की बॉडी क्या हो जाती है, सुडौल हो जाती है, क्योंकि मसल्स का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। क्लियर? तो उसके बाद का एक और अंतिम लक्षण है जो कि दोनों के लिए सेम है। इसमें आपके अंदर फीलिंग और इमोशन बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाते हैं।
इस एज में आपके अंदर फीलिंग और इमोशन बहुत तेज एक्टिवेट होते हैं, जिससे अपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। अब ये फीलिंग इमोशन आने, हाँ, प्यूबर्टी की जो एज होती है फीमेल में, जो एज होती है वो 10 से 12 साल मानी जाती है, यानी 10 से 12 साल यानी 13 एज आते आते ये प्यूबर्टी में आ जाते हैं, युवावस्था में, जबकि पुरुष में 12 से 14 साल मानी जाती है। क्यों, इसमें आगे पीछे का भी अंतर पाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन इसके पहले अभी बात समझें। तो बात हो रही थी यहाँ पे फीलिंग और इमोशन की, यानी आपके अंदर आने वाले जो विचार होते हैं वो विचार अब बदलना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो ये बात, जब आपके अंदर विचार आता है, ये बात आपको तो बाद में पता चलता है, आपके पड़ोसियों को पहले पता चल जाता है, ठीक है। आप चोरी चोरी गाना गुनगुना रहे हैं, अलग से डिजाइन बना रहे हैं, बालों की अच्छी सी क्रीम ज्यादा लगा रहे हैं, आजकल फैशन वैशन कुछ ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर से एक अलग सी चाहत, अलग सा सजने धजने का जो कार्यक्रम शुरू होता है, ये बात आपको बाद में पता चलती है, क्योंकि आप बचपन से ऐसा करते आए हैं, लेकिन आपके पड़ोसी को पहले पता चल जाती है, वो उसको बता देते हैं। अनवांटेड आंटियां जो होती हैं उनको ये बात पहले से पता चल जाती है, क्योंकि उनके जिम्मे और कोई काम नहीं है, उनके जिम्मे यही काम है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो अनवांटेड जो आंटियां हैं वो यही सब काम करती हैं, और इस तरह से वो आपको बता देंगे कि आपके अंदर जो फीलिंग एंड इमोशंस है वो आपका बहुत तेजी से एक्टिवेट होता है। और जो आपका एक्टिवेट होएगा फीलिंग और इमोशन, तो आप अपने अपोजिट सेक्स से ज्यादातर जुड़ने की कोशिश करते हैं, जहां जिसे प्यार कहते हैं, कॉमनली भाषा में इसे प्यार कहते हैं। ऐसा होता नहीं, हो प्यार नहीं होता, बल्कि एक चाहत होती है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है, यह दोष इन दोनों का है, ये दोनों जो यहाँ पे खड़े हैं इन दोनों का है, आपका इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन एक पढ़े लिखे वर्ग होने के कारण आपको बहुत सारी चीजों को समझना और जानना आवश्यक है, जो कि इस सेगमेंट में आप चलते रहेंगे तो जो जो परिवर्तन, जो जो चीजें आती हैं उसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से बताते रहेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी डाउट है, उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। डाउट कुछ इस प्रकार का है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं, यानी नर और मादा में लैंगिक जनन के बारे में हम जान रहे हैं, तो यहाँ पर हमने प्राइमरी लक्षण पढ़ा। प्राइमरी लक्षण क्या, हमारे पास अंग का पाया जाना, द्वितीयक लक्षण विभिन्न प्रकार के परिवर्तन का पाया जाना। लेकिन कुछ ऐसे पुरुष और स्त्री होते हैं जिनमें कुछ अपोजिट लक्षण पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारी स्त्रियां आप देखेंगे उनपे हल्के हल्के बाल आते हुए मूंछ के पे दिखाई पड़ेंगे, उनके अंदर डोमिनेटिंग नेचर होता है, वो पुरुष जैसे लक्षण की होती हैं, ठीक है। वो एग्रेसिव मूड की होती हैं, वो कभी भी झगड़ा कर सकती हैं, या उनके अंदर से चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक। उन्हें देखेंगे ना तो उन्हें देख करके ही आपको लगेगा कि ये शेरनी नहीं है, बल्कि ये शेर जैसे कुछ इसके लक्षण है। उसी प्रकार से पुरुष में भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जिनके अंदर फीमेल के लक्षण दिखते हैं। वो 12-14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, आपके क्लास में मिलेंगे ना, उनमें देखिए अभी मूंछ के यहाँ पे भी कुछ नहीं, एकदम चिकने चिकने वो दिख रहे हैं। इसका मतलब कि वो अभी ग्रेजुएशन में चले जाएंगे तब तक भी उनमें मूंछ का पता नहीं होगा, दाढ़ी का पता नहीं होगा। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे ना तो लड़कियों की तरह ज्यादा वो लड़कियों जैसी एक्टिविटी करते हैं, ठीक। तो बहुत सारी एक्टिविटी उनकी लड़कियों जैसे मिलती है। ये हार्मोन कुछ देर बाद एक्टिव होता है, तो ऐसे जो लोग कुछ देर बाद एक्टिव होता है उनकी, और ऐसे लोग थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं, जो कि इनसे बच के रहना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे दो प्रकार के हैं। हालांकि आज के जमाने में तो किसी से बचाने की कोई बात कही नहीं जा सकती, यहाँ पे तो सब एक जैसे मिलजुल के रह रहे हैं। आज का समाज कुछ थोड़ा सा डेवलपिंग नेचर का हो गया। इन चीजों को आप बहुत आसानी समझ लिए, कुछ है नहीं इसमें खास, बाकी सब चीजें आप जानते हैं, देखेंगे। अब बात कर रहे थे यहाँ पे नर और मादा की, जो हम बात कर रहे थे लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में नर और मादा का काम क्या होता है। नर और मादा दो कोशिकाएं जो होती हैं, इनका काम ये होता है कि नर कोशिकाओं से अभी आपने कहा कि सर स्पर्म बनता है, और यहां से क्या बनता है, ओवा बनता है, ठीक। अब आप लिख देंगे ना सन, आप हो गए, यानी आप किसके पुत्र हैं, डॉक्टर आप भी होता है, लेकिन ये बस समझने के लिए है। तो जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म क्या होता है, जाता है फीमेल के ट्रैक्ट में। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। पहला, इसमें जो 3 प्रावस्थाएं होती हैं, लैंगिक जनन कितनी प्रावस्थाएं होती है, 3 प्रावस्थाएं होती हैं। पहली प्रावस्था को कहते हैं जनन पूर्व प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था कहते हैं जनन, और तीसरी प्रावस्था को कहते हैं जनन पश्चात प्रावस्था। जनन पूर्व प्रावस्था में आपने ये सब देखा कि उसमें स्पर्म बनेगा, उसमें ओवा बनेगा, उसके शरीर में ये परिवर्तन होगा, उसके शरीर में वो परिवर्तन, इत्यादि चीजों। लेकिन जनन के समय क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवा यहाँ बने हैं ये आपस में मैट करेंगे। अब ये मैटिंग 2 प्रकार से होती है, उसके आधार पे हम फर्टिलाइजेशन यानी जनन को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। एक
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाह्य जनन होता है और एक आंतरिक जनन होता है। बाह्य जनन में क्या होता है, जो स्पर्म और ओवा शरीर से बाहर मिलते हैं, जैसे कि मेढक में होता है, मछली में होता है। और जो आंतरिक जनन होता है, इसमें स्पर्म और ओवा शरीर के अंदर मिलते हैं, जैसे कि मनुष्य में होता है, पशुओं में होता है, ऐसे। क्लियर? तो अब लैंगिक जनन में दोनों मिल जाएंगे और किसका निर्माण होता है, जाइगोट का, एक एग सेल का निर्माण होता है। और यही अब चला जाएगा तीसरी प्रावस्था में। पहली प्रावस्था क्या हुआ, स्पर्म और ओवा का निर्माण होना। दूसरी प्रावस्था क्या हो जाती है, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होना, यानी ये जनन हो गया। और तीसरी प्रावस्था क्या हो जाती है कि जाइगोट का विकास होना, यानी जनन पश्चात प्रावस्था। तो इन तीनों प्रावस्थाओं को रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रावस्थाओं के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप देखिए, आपको ये वीडियो मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा, क्योंकि वो सब चीजें हैं जो चीजें आप पहले से जानते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है। हाँ, जो टॉपिक मैंने आपसे दो एक बात कही, जैसे कि उस पर वीडियो आपको मिलेंगे, जैसे कि एक अनवांटेड आंटियां क्या होती हैं उसको हम बताएंगे, कैसे समाज आपको जज करता है इसको भी हम आपको कभी टाइम मिलेगा बताएंगे। थोड़ा सा कोर्स आपका पीछे चल रहा है, व्यवस्थाएं सही ना होने की वजह से आपका कोर्स थोड़ा पीछे, इन चीजों को थोड़ा सा रेगुलेट करने सही लाइन पे आ जाए तो आपको बहुत सारी काम की चीजें हम बताएंगे जो आपको एक अच्छे इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी पड़ेगी, और आप देखेंगे कि उसका आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगा। तो यहीं पे हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए